قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने दौद का मखरज पढ़ा जिसका पार्ट 1 कल हमने किया, आज उसी का हम पार्ट 2 करेंगे। तो दौद का जो मखरज है उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली है वो ये है, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको क्या पढ़ें, दौद पढ़ें या ज़ौद पढ़ें। तो इसके लिए हम इस चीज़ को सामने रखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को अरबों के लबो लहजे में पढ़ो। अब जो अरब है उनकी जो ज़बान है उनके लहजे में ज़ौद है ही नहीं, वो इसको क्या पढ़ते हैं, दौद। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसको क्या पढ़ेंगे, दौद। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरीके से कुरान को नाजिल किया है हम उसी तरीके से पढ़ते हुए, और कुरान को अरबी ज़बान में क्योंकि ये नाजिल हुआ तो अरबी ज़बान में ज़ौद नहीं है, दौद पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे, दौद के साथ। तो ये जो बेसिकली ज़ौद का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि अगर हम यूँ सोचें कि भाई ये क्यों नहीं पढ़ा जाता, तो इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी हम इसको जब इसका डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगी कि जब हम इसको ज़ौद पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन्स आ सकती हैं, खुसूसन कि इसको मखरज को लेके। तो मखरज का को सही प्रोनाउंस करने के लिए हम इसको अगर दौद में ही पढ़ेंगे तो हमारा मखरज भी ठीक निकलेगा, ज़ौद में हमारे मखरज में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वो क्या आ सकती हैं, अभी देखें। अगर हम इसको दौद दौद करें तो इसमें कुछ रिजेम्बलेंस ऐसी भी आ सकती हैं कि जैसे ये दाल है तो ये दाल के साथ भी रिजेंबल कर सकता है। अगर हम इसको दौद दौद ऐसे पढ़े तो दाल वाली रिजेंबल आएगी, ठीक है। तो अब उसका डिफरेंस है, दौद ये सॉरी दाल, दाल जो है और दौद, ठीक है, दाल और दौद। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं। जो दाल है बेसिकली ये क्या है कि दाल एक बारीक वर्ड है, और जो दौद है ये क्या है, ये मोटा लेटर आता है। अच्छा, अब पहला डिफरेंस इसके ना कम से कम 6 डिफरेंसेस हैं, तो वो आप अपने पास नोट कीजिए। नंबर 1 डिफरेंस क्या आ गया, दाल जो है वो बारीक है और दौद मोटा। उसके बाद नंबर 2 पे देखें, दौद में जो जबान की जो जड़ है वो ऊपर नहीं उठाई जाती, जबकि दौद जब हम करते हैं ना दौद दौद, इसमें हम जबान की जड़ को ऊपर उठाते हैं। इसके बाद नंबर 3 डिफरेंस इसका देखिए, जो दाल है उसमें दा दा करेंगे ना, दा में जबान का जो दरमियान है वो ऊपर को नहीं उठता, लेकिन दौद में जब आप इसको दौद अदा करेंगे तो उसमें आपकी जो जबान का वस्त वाला हिस्सा है, मिडल वाला हिस्सा, वो ऊपर को उठेगा। इसी तरह नंबर 4 पे आप देखें कि जब आप दाल को जब जो है वो कहाँ से अदा होता है, वो जबान की नोक से अदा हो रहा है, ठीक। और जो दौद है ये कहाँ से हो रहा है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये हाफा से हो रहा है। दौद जो है जबान की करवट यानी मोटे किनारे से, ठीक, वहां से अदा हो रहा है। अब पांचवा डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, दाल की जो आवाज है उसमें कलकला होता है किस सूरत में, जब दाल साकिन हालत में होता है। और जो दौद है उसमें कलकला नहीं है, उसमें आवाज जारी रहती है। नंबर 6 डिफरेंस इसका ये है कि दाल की आवाज में शिद्दत पाई जाती है, ठीक है, सख्ती पाई जाती है, जबकि जो दौद है ये नरमी इसमें पाई जाती है। अब इसको आपने दो चीजें अपने इसमें जहन में रखनी है कि दौद जब ये पढ़ेंगे तो उसको दाल नहीं बनाना, दौद दाद, ये इस तरह का वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है। अब जो मैंने डिफरेंसेस बताए उसमें आप क्लियर हो गई होगी कि जब दाल और दौद ये दो लफ्ज पढ़ते हैं, दौद दौद, तो डिफरेंस फील होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं जौद की तरफ।
अब जिस तरह मैंने दाल का आपको बताया, इसी तरह जौद देखें, जो इस पे अब जौद ना पढ़ने की जो वजह है ना, हम उसको देखेंगे। पिछली स्लाइड देखें, जहां पे आप देखेंगे जाल, जा और जौ। अब ये तीन रिजेम्बलेंस आती हैं, तीनों वर्ड्स की आती हैं, जाल, जा, जौ। ठीक। तो अब ज्वाद ना पढ़ने की वजह क्या है? वो क्या है कि जाल और जो जा है ना, इससे इसकी ये आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, दोनों रिजेंबल कर रहे हैं, दोनों की साउंड देखें, जाल, जा, 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 जा। ठीक है, ये थोड़ी रिजेंबल्स हो रही है। लेकिन अब क्योंकि अगला वर्ड जो है हमारे पास आ जाता है जौ, जौ, तो अब इसका डिफरेंस है। ठीक है, पहले दो हरी हर्फ जो थे आपके दाल और जा, ये कौन से थे? बारीक लेटर हैं। और सारे डिफरेंसेस दाल वाले इसमें आ जाएंगे, दोनों में। दाल और जा में जितने मैंने ये 6 डिफरेंसेस आपको दाल के बताए, वो सारे डिफरेंसेस इन दोनों के अंदर भी हैं। एक बारीक है और जो है तकरीबन दोनों बारीक ही हैं, लेकिन डिफरेंसेस वही आएंगे। ठीक, अब आते हैं हम जौ की तरफ। जौ क्योंकि मोटा लेटर है, तो इसमें और जौद में क्या डिफरेंस आता है, और ना पढ़ने की वजह जौद की वो क्या है, वो उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, कि उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, क्योंकि दोनों बिल्कुल बहुत सेम सेम है। ठीक है, अगर आप इसको जौद पढ़ें और जौ, जौ पढ़ें, यानी जौद, और एक पढ़ें आप दौद, अब दोनों का डिफरेंस, जो एक अच्छा कारी है जिसकी प्रैक्टिस हुई हुई होती है, वो इतना डिफरेंस इसमें नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा अगर बिगनर है ना, वो इसको अगर पढ़ेगा तो वो इसको दौद पढ़ते हुए, अगर आप इसको जौद पढ़ेंगे तो आपका ये जौ की साउंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जौ की साउंड, क्योंकि डिफरेंसेस अभी आप देख लीजिए कि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा जो मखरज का डिफरेंस है। अभी जौद भी मोटा हर्फ है, और इधर इधर दूसरी तरफ देखें जौ भी मोटा है। इसमें जौद में देखें जबान की जड़ ऊपर को उठ रही है, और अक्सा पीछे से, यानी कि जबान, ठीक है, अक्सर लिसान। इधर से जौ में भी देखें जबान की जड़ ऊपर को उठ रही है। फिर जौद में भी जो हमारी वस्तुल लिसान है वो ऊपर जाती है, और इसमें भी जौ में भी ऊपर जा रही है। फिर दूसरी जौद में आ जाएं, इसकी आवाज में नरमी है, यानी रखवत है। तो रखवत बेसिकली क्या चीज होती है, कि जैसे नरमी के साथ अदा करना ना, उसको कहते हैं। अब अगला आ गया जौ, उसमें भी नरमी है, उस इस हर्फ में भी। फिर उसके बाद जौत पे आ जाते हैं, हम्स कहते हैं सांस को, उसमें सांस जारी रहता है, और इसमें भी जौ में भी सांस जारी रह गया। अब दोनों चीजें अगर आप दोनों को देखें तो सेम इट इज, ठीक है, दोनों की सेम है। तो आप अब इसमें हम जो डिफरेंस देखेंगे ना, डिफरेंस क्या आता है वो आप देखिएगा कि उसमें मखरिज का डिफरेंस बेसिकली आ रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंस है उसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करवाती हूँ, कि ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो इसका मखरिज है ना, सिर्फ मखरिज का डिफरेंस, दुआत जो है वो कहाँ से अदा हो रहा है? हाफातुल लिसान से। और जौ कहाँ से अदा हो रहा है? जबान की नोक से। ठीक है, नोक के साथ। अब अगर हम इसका प्रेशर पॉइंट देखें और इसका टचिंग पॉइंट देखें, दोनों को देखें, तो प्रेशर पॉइंट जो है हमारा कहाँ पे जाना है? ये हमारा ग्रीन वाला हिस्सा जो है, ये प्रेशर पॉइंट है इसका। ठीक है, और टचिंग पॉइंट जो है हमारी दाढ़ है, दाढ़ों के साथ। ठीक, तो अब अगर हम जबान का सामने वाला हिस्सा, यानी जबान की जो नोक है, उस पर प्रेशर देंगे तो वो बन जाएगा क्या? जौ, जौ, तो जौ वाला। ठीक, लेकिन अगर हम इसको अपने इस प्रेशर को सही जगह पे लगाएंगे तो तब हमारा निकलेगा दौद। ठीक, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दोनों साइडों पे भी आप लगा सकते हैं, जुबान को ऊपर उठाएं, दरमियान से जुबान को उठाएं, दोनों साइडों पे अगर अपनी दाढ़ों की तरफ लगाएंगे तो भी आपका हो जाएगा, अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जो है एक साइड पे लगाएं तो भी अदा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा इजी जो होता है ये राइट साइड पे होता है। ठीक है, तो जब जबान की करवट ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ों से लगेगी तो आपका दौद अदा होगा। ये इसका डिफरेंस है। ठीक, अब हम आते हैं कि जो हम इसमें अक्सर मिस्टेक्स करते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो अभी जैसे ये दोबारा आया आपके सामने, दौद देखें, हाफतुल लिसान, मखरज इसका आ गया जबान की करवट, और जौ का मखरज क्या आ गया? रासुल लिसान, जबान की नोक। तो असल डिफरेंस क्या है? ये मखरज का। बाकी सारी जितनी क्वालिटीज जो मैंने जौ की और जौ की पीछे आपको बताई है वो सेम इट इज थी। ठीक, तो जब तक मखरज के साथ, अब यहाँ देखें ये सारी सेम है, और जब अगले हम देखते हैं तो क्या है, कि जौ का जबान की करवट और इधर से जबान की नोक, तो दोनों दोनों का प्रेशर पॉइंट चेंज होने से हमारा मखरिज रॉन्ग हो सकता है। तो हमने दौत का मखरिज अपनी जो उसका प्रेशर पॉइंट है उसी पे डालना है। अब कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं जो दौत के अंदर होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं?
सबसे पहले तो आप ये समझें, जो खास चीज आपने याद रखनी है कि दौद ऐसा वाहिद ये हर्फ है जो सिर्फ जबान के मोटे किनारों से अदा होता है, जो कल भी मैंने आपको बताया था, इसलिए उसे हाफिया कहते हैं, जिसमें इस्तालत पाई जाती है, यानी आवाज को एक लंबे अरसे के लिए बुलंद रखा जाता है। जैसे आप यहाँ सामने पिक्चर में देख रहे हैं कि नीचे से फ्लो जा रहा है आपकी आवाज का, आवाज आप जा रही है और वहां पे एक, क्योंकि ये उठ रही है, ऊपर उठ रही है, तो इसको आपने लंबा लिया, जैसे मद में हम लेते हैं थोड़ा सा लंबा लेके, और दरमियान में आप जब पैलेट पे आए, दरमियान में आपकी आवाज आके रुकी, तो ये जो पॉइंट है इस पे आपकी आवाज आके लॉक हो जाएगी। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब उसको देखिए नेक्स्ट में कि गलतियां क्या होती हैं, कि आपने इसको अदा कैसे करना है। सबसे जरूरी चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। वाव की साउंड कैसे आएगी, आप इसके ऊपर फतह लगाइए और दौ, दौ पढ़िए, ठीक है। अब आपने दौ पढ़ा तो DAW ये वाली साउंड निकली तो राइट। अगर आपने इसको थोड़ा सा गोल कर दिया, यानी अगर आपकी, यानी वाव की साउंड नहीं लाने की वजह क्या होगी, कि अगर जबान की करवट यानी जबान की साइड ना लगी तो क्या लफ्ज बन जाएगा, दुआ। उर्दू में जैसे हम बोल देते हैं दुआ, ठीक है, ये वो बन जाएगा। तो दुआ के ऊपर फतह लगाने से आपने इसकी प्रॉपर साउंड आपको आएगी दौ। और अगर इसको गोल कर दिया, साइड ना लगी, तो बन जाएगा ये दौ। उससे बचना है आपने, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए कि जब हम कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं कि जिसमें दाल की साउंड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि दाल के साथ उसको नहीं रिजेंबल कीजिएगा, ठीक है। उसमें दाल की साउंड नहीं, इसी तरह वाव की साउंड नहीं। ये दो मिस्टेक्स हम अक्सर दौद में करते हैं, ठीक है। या बहुत गोल करेंगे तो वो वाव की साउंड बन जाएगी, और अगर सीधा सीधा उसको रखा तो दाल की बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, दाल की साउंड से बचने के लिए, दाल बेसिकली जबान की, उसमें जबान की नोक यूज हो रही होती है, करवट यूज नहीं होती, तो आपने दौद में करवट यूज करनी है, ठीक है। ये दोनों देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि दौराबा, अब दौराबा दाल आपने यूज किया, वैसे वर्ड क्या है बेसिकली दौराबा, दौराबा, ठीक। अब इसको हम करें दौ, दौ करें, थोड़ा सा गोल किया, वाव की साउंड आ गई, उसके बाद खाली किया तो दाराबा। ना दौराबा बनाना है ना दाराबा बनाना है, जोराबा। अगर जोराबा करें तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरी साउंड निकल रही है जौ की, वो भी मैंने उससे भी बचना है, ठीक है। क्योंकि मेरी अब जबान की करवट नहीं, बल्कि मेरी जबान की नोक यूज होती है, मैंने उसको नहीं यूज करना। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। उसके बाद अगली जो हम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ज़ात के साथ बताया था, इसका जा, जौ, जा, जा, ये तीनों साउंड्स दौद में नहीं होती, ठीक। दौराबा, जराबा रॉन्ग, जराबा, जराबा ये भी रॉन्ग, ठीक। ना जौ, ना जा, ना जा, ये तीन साउंड नहीं, असल साउंड दौद। अगर आपने जौ निकाला, जा निकाला, या जाल निकाल दिया, तो आपकी जबान की नोक यूज हो रही है, जबकि हमारा ये मखरज जबान का के साथ किधर जा रहा है, हाफा के साथ जा रहा है। तो हमने इसका खास ख्याल रखना है कि हमारी जुबान हाफा की तरफ जानी चाहिए, ना कि किनारों की तरफ चली जाए, ठीक है। उससे बचने के लिए आपने अगर इसको जौ किया तो इसमें मखरज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, जाल किया तो ये बारीक बन जाएगा, ठीक है, ये बारीक वर्ड वर्ड हो जाएगा, जाल बारीक है ना तो बारीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने जा किया, जाराबा किया, तो इसमें क्या होगा कि जाराबा करते हुए आप इसको बारीक करेंगे और साथ ही इसमें सीटी आ जाएगी, तो वो जा ये वाली जा ये साउंड बन जाएगी, उससे बचना है। नेक्स्ट देखिए, जो एक और मिस्टेक होती है अक्सर, वो क्या होती है कि हम इसमें क्या कर देते हैं, कलकला, वो उससे आपने बचना है। अब उसमें किस तरह होता है, जहां पे साकिन हालत में दौद आया तो हम वहां पे उसको थोड़ा सा पॉज देते हैं, पॉज देने की सूरत में हम क्या कर देते हैं उसको याद, याद रेबू, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। जहां पे ये आया साथ ही अगले वर्ड को करना है। आज भी मैं टेस्ट के दौरान में देख रही थी कि अक्सर, जैसे मैंने आपको बताया था, कलकला खसूसन मीम पे, सॉरी नून पे और लाम पे, इस पे होता है। आज मैंने एक ये भी नोट किया कि दौद पे भी ज्यादा होता है। और वो क्या होता है कि जब हम उस पर पॉज देते हैं, पॉज नहीं देना, जो मखरज है उसको आराम से अदा करते हुए जो है वहां से उसको हल्का सा आपने उठाना है, नरमी से उठाना है। जब हम उसी मखरज को, कलकला के मखरज को दबा के फौरन छोड़ते हैं ना, तो कलकला हो जाता है। तो आपने ये चीज नहीं करनी, आवाज को नरमी से चलाना है, सांस बंद होगी मगर आवाज आपकी जारी रहेगी, ये खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। यद पे आपने इसको लंबा नहीं करना, लंबा करना भी है अगर, तो लंबा करते करते आवाज को तोड़कर अगला हर्फ उससे अलग नहीं करना। यद रीबू ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, यद रीबू, आराम से। यद ये कह दिया तो आपका कलकला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी ये तीसरी बात मैंने अभी आपको इसको में बताई कि जो आप गलतियां करते हैं। अब यहाँ देखें, ये पहला वर्ड जो है आपका बारीक है, ठीक है।
और दूसरा वर्ड जो है आपका थोड़ा सा दौत मोटा हो गया। अब पहला या है, तो इसको अक्सर क्या होता है कि अगला हर्फ आपने देखा मोटा आया, पिछला आपने देखा कि वो बारीक है, लेकिन आपने जहन में नहीं रखा, तो आपने उसको भी मोटा कर दिया, या को भी मोटा कर दिया। या को मोटा किस तरह कर दिया कि वो आपने क्या किया कि या में बेसिकली क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा भी है, कि उसमें जबान आपकी स्ट्रेट रहती है, ठीक है। और दौद में क्या होगा, जबान ऊपर उठेगी। जब आप ये दोनों चीजें, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, तो आपका ये मखरज कभी गलत नहीं होगा, ठीक। अब इसको देखें, यद रोईबू, ठीक है, यद, यद, स्ट्रेट जबान रखें, य, फिर उसके बाद दो, ठीक, यद रोईबू। अगर इसको आपने थोड़ा सा आपने वो कर दिया, या को भी आपने थोड़ा सा उठा दिया, तो ये बन जाएगा याद, याद। ये देखें, थोड़ा से होंठ गोल हो जाएंगे, याद, यानी मोटा करने के चक्कर में आपने दौद को, या को भी मोटा करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखें, अल अर्दा। अब क्या है, आर, आर, ठीक है। उसके बाद देखें दौद है, फिर उसमें भी आपने क्या किया कि उसको अगर आप इसको आरो, आरो यूं पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा, ये नहीं करना। अल अर्दा, ठीक है। जबान को ऊपर उठाइएगा, जबान को स्ट्रेट रखते हुए, जबान को दौद की तरफ लेके जाते हुए ऊपर उठाना है, ये खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद एक और मिस्टेक होती है, वो क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अब आपने दौद है, अब इसके बाद अगर अलिफ आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये क्या बन रहा है, अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा को भी हमने क्या करना है, मोटा ही रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने अब अलिफ को जो है वो बारीक कर देना है, यहाँ पे ये मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे कि दौद को जो है ना एंड तक मोटा रखें पढ़ते हुए, दौहिका में हमने क्या किया, पहले दौद को मोटा करते करते वाओ अगर कर दिया, तो क्या हुआ, अलीफ को बारीक कर देंगे। अगर बारीक करेंगे तो वो वाओ की साउंड आ जाएगी, द्वाहिका, ठीक है। तो द्वाहिका ये पढ़ेंगे तो सही है, दुआ, दुआ करेंगी तो वाओ की साउंड आ जाएगी, उससे बचना है, ठीक। फिर उसी तरह अगर आप इसको दू की, जैसे ये जो दुआ ही की मैंने आपको बताई है ना, तो ये आपका बन जाएगा दम्मा की वाली साउंड बन जाएगी। तो दम्मा से दम्मा अगर आपने इसके ऊपर जरा सा भी वो दम्मा वाली साउंड की तरफ जाते हुए आपने किया, तो वो वाव बन जाएगी, दुआ बन जाएगी, दुआ नहीं करना, ठीक है। आपने अलीफ के साथ इसको एंड तक मोटा ही रखना है, दोहिका, ठीक। तो ये कुछ इसकी थी चीजें समझने वाली दौत की, कि ये बेसिकली थोड़ा सा मखरिज थोड़ा सा ये है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने ये सारे पॉइंट्स इसके नोट कर लिए, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ मजीद टिप्स भी बताती हूँ। जी स्टार्ट कीजिए एग्जांपल्स। غير المغضوب ولا الضالين ضربت ولا يقضى فضة بعضكم لبعض لبعض فضل أنقض أنقض يقضي जी अभी आपने नोट किया होगा कि जिस वक्त हम इसको वक्फ करते हैं, उस सूरत में भी हम अपनी आवाज को लॉक कर लेते हैं। जैसे अभी दोबारा से इसको हम देख लेते हैं, अनकदा पे देखिए, जी स्टार्ट कीजिए। أنقض أنقض अभी आपने नोट किया कि जब इसको हम हरकत के साथ पढ़ते हैं तभी आवाज लॉक हो रही है, लेकिन जब हम इसको साकिन करते हैं तो बिल्कुल आवाज वहां पे प्रॉपर लॉक हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे, इसकी कुछ टिप्स देखते हैं। दौत को जो है ना, सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जबान जो है बेसिकली क्या है, ये हमारे साइड के जो मसल हैं ब्लू वाले, ये थोड़े से कम कम यूज होते हैं, इसलिए हमारी जुबान की ये प्रैक्टिस नहीं होती। तो इनको एक्टिव करने के लिए बार बार आपने ये लफ्ज अदा करना है, ठीक है। और उसको जो है कोशिश करनी है कि अपनी, जैसे मैंने आपको कहा था कि अपनी उंगली को देखिएगा, अपनी उंगली को जो है अपने मोटे किनारों के साथ अपने लगाना है। फिर आपकी जो दाढ़ें हैं जो इसके साथ यूज हो रही हैं हमारी दांत के मखरज के साथ, वो कौन से हैं, बेसिकली हमारे मोलर टीथ हैं, उनको आपने साथ साथ जो है अपनी उंगली के साथ चेक करना है। फिर अपने जो मसल्स हैं ना, इनको थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है, वहां पे थोड़ी देर के लिए रोकें, रोक के दाढ़ों पर लगाएं, तकरीबन 10 एक मिनट के लिए ना। तो तब आपको पता हो जाएगा, इस तरह आपकी जबान जो है वो ऊपर लगने की आदी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नंबर 3 पॉइंट इसका आ जाता है कि अगर अब हम दौद लाते हैं, आवाज जो है हमारी है उसमें हम दौद पढ़ने लगे हैं, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आवाज में नरमी लाएं, ठीक है।
इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है, कभी आप दौत को साकिन करके भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जब साकिन करेंगे तो हम उसमें हमारी आवाज जो है वो जारी भी रहती है और उसमें नरमी भी होती है, जैसे अभी आपको साकिन करके पहले पीछे बताया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब हम इसको इस किसी भी ये जो हमारा हर्फ है ना, जैसे दौद है, तो उसको हर्फ की तरफ पहले शुरू में नहीं जाना आपने, ठीक है। कि जो मैंने, जैसे हम कोई भी हर्फ पढ़ने लगे, जैसे अभी हमने पीछे पढ़े हैं, शुरू में बिल्कुल आपने हरूफ को अदा नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, दौद को इस तरह अदा करना है कि दौद के ऊपर कभी फतह लगाएं, कभी उसको अलिफ मद्दा लगाएं, कभी उसको जबान को ऊपर उठाएं, कभी जबान की जड़ अगर नहीं उठ रही तो जबान कभी ऐसा भी होगा कि जबान की जड़ भी ऊपर उठ की हो जाएगी और जबान का दरमियान भी उठ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि फौरन से उस चीज का खास ख्याल रखना है कि जबान की जो मेरी मोटी साइड है, जो मेरी ब्लू वाला पार्ट है, इस पे मेरा प्रेशर जो है ये पीछे के हलक की तरफ जाए और तब आपका सही मखरज इंशाल्लाह अदा होगा। फिर आपका दौ दौ, ठीक है। और दुआ नहीं करना, दुआ करेंगे तो वाव बन जाएगा, उससे बचना है, ठीक है। सही वर्ड क्या आ जाएगा, DAW, दौ, ठीक है। दा नहीं करना, DA दा, ये वाला नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह उसको आप उसमें भी कर सकते हैं, दमा के साथ भी लगाएं, मुंह भर के पीछे जबान की साइड्स को पीछे लगाएं, ऊपर दाढ़ों को लगाएं, तो दमा के साथ आपका दू दू ये निकलेगा, ठीक। फिर इसी तरह अगर आप इसको कसरा लगाते हैं तो अब कसरा में आपने दी वाली साउंड निकालनी है, द्वी द्वी करेंगी ना, द्वी, तो वो आ जाएगी, वो नहीं करनी। उसी तरह आप तशदीद के साथ इसको देखें तो अद अद, ठीक है, लंबा थोड़ा सा किया और फिर साथ ही नरमी, ठीक है। और अगर इसको आपने छोड़ा नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वहां पे सख्ती से छोड़ा तो कलकला हो जाएगा। तो इसी तरह कसरा के साथ दम्मा के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। फौरन आपने हर्फ की तरफ नहीं जाना, पहले आराम से इस पूरे, अभी आपके पास वीकेंड है उसमें आपने फतह दम्मा कसरा और तशदीद लगा के इसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके फौरन बाद आपने क्या करना है, फिर आप हर्फ की तरफ जाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी कि अपनी उंगली से जबान के किनारे को आपने, जो इसकी करवट है, पहले इसको ग्रीन वाला पार्ट इसको थोड़ा सा रगड़िए, अपनी उंगली से रगड़िए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि जबान का कौन सा हिस्सा लगाना है, ठीक है। ये इसकी खास टिप है। फिर उसके बाद जो आपका पैलेट है ना, उसकी राइट साइड जो आपकी ये जो ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा आ रहा है, इसको उंगली से इसको भी थोड़ा सा रगड़ लीजिए, तो आपको महसूस होगा कि मैंने कहाँ लगाना है। अब कहिए दौद, तो इंशाल्लाह आपसे दाद का मखरज निकल जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ इसको इसको अगर आपको एक दफा इसके पॉइंट समझ आ गया ना कि मुझे करना कहाँ पे है, तो आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने हमें बड़े प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं, इसी उंगली से आप इसको वहां पे रगड़िए, इस चीज हिस्से को, जबान को साइड रगड़िए, पैलेट को दरमियान से रगड़िए, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये मखरज आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ अभी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम नए मखरज के साथ आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को सही पढ़ने वाला और इसके पूरे हकूक अदा करने वाला बनाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।